स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदू मान्यता में शादी जन्मों जन्मों का बंधन होता है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी भी उत्पन्न हो जाती है कि जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते। उनकी मैरिड लाइफ में ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि अगर उन्हें जबरदस्ती साथ में रखा भी जाए तो वो या तो एक दूसरे को मार देंगे या फिर हार कर खुद को ही मार बैठेंगे। और ऐसी ही भयानक परिस्थितियों से बचने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 और 13B के तहत डाइवोर्स यानी तलाक का प्रावधान लाया गया था, जिनका यूज करके जो कपल होते हैं वो कोर्ट में या तो कंटेस्टेड डाइवोर्स या फिर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए पेटिशन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि तलाक कैसे लिया जाता है और तलाक लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत होती है और आप फिजिकली और मेंटली हरास होने से भी बच जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि तलाक कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कंटेस्टेड डाइवोर्स और दूसरा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात करें तो ये ऐसा डाइवोर्स होता है जिसमें एक पार्टी तो रेडी होती है तलाक देने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी तलाक नहीं देना चाहती। ऐसे में जो पार्टी तलाक लेना चाहती है वो सिविल कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत एक पेटिशन फाइल करती है और जिसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को समन करती है और उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और उसके बाद वैलिड ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि या तो उनको डाइवोर्स दिया जाए या फिर उसकी जो पेटिशन है उसको डिसमिस किया जाए। लेकिन साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अनुसार कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने की कुछ कंडीशंस बताई गई है। केवल आप उन कंडीशंस के आधार पर ही कोर्ट पर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से पहली कंडीशन है क्रुएलिटी, यानी अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ फिजिकली या मेंटली अत्याचार करते हैं तो आप इस ग्राउंड को प्रूव करके कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं, बेशक ही अगली पार्टी इसके लिए राजी हो या ना हो। और ऐसे ही अगर हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे का परित्याग कर दिया है, डेजर्शन के ग्राउंड पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड है कन्वर्जन, यानी अगर हस्बैंड या वाइफ इनमें से कोई भी अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है। साथ ही अगर किसी पार्टी को संक्रामक रोग हो जैसे HIV एड्स वगैरह, तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर कोई पार्टी यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी 7 सालों से लापता है, यानी उसका कोई भी अता पता नहीं है कि वह कहाँ है, कैसा है, या वह जिंदा भी है या नहीं है, अगर इस बात का नहीं पता तो आप इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और साथियों, अगर किसी व्यक्ति ने अपने समाज का ही परित्याग कर दिया है, वो संन्यास ले चुका है, तो ये भी वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत। लेकिन साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि ये कंटेस्टेड डाइवोर्स ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पार्टी तो राजी होती है तलाक देने के लिए या लेने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती। तो ऐसे में ये जो केस होता है ये सालों साल लंबा खिंचता चला जाता है। और इस डाइवोर्स को लेने के लिए जहां एक पार्टी दूसरे के ऊपर 10 एलिगेशन लगाती है और इसी बात को काटते हुए अपनी बात प्रूव करने के लिए जो सामने वाली पार्टी होती है वो उस पार्टी पर 20 एलिगेशन लगाती है। और ऐसे में जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उन्हें काफी हरासमेंट सहनी पड़ती है, फिजिकल भी और मेंटल भी, जिसमें साथ साथ बच्चे भी पिस जाते हैं। और साथियों, उनकी इन्हीं गलती के कारण उनको डाइवोर्स लेने में सालों साल लग जाते हैं और ऐसे में जो उनकी दूसरी शादी की उम्र होती है वो भी निकल जाती है और अंत में उन्हें पछताना पड़ता है, उनके पास कुछ नहीं बचता। और ऐसी ही परिस्थितियों से बचने के लिए हमारे कानून में एक और उपाय निकाला गया, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत, जिसके तहत डाइवोर्स लेना बेहद ही आसान प्रक्रिया होती है, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत होती है। म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात करें तो ये ऐसा डाइवोर्स होता है जिसमें पार्टीज अपने इश्यूज को लेकर पहले ही सेटलमेंट निकाल चुकी होती है, उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया होता है कि उनका जो बच्चा है उसकी कस्टडी किसके पास होगी, उसकी एजुकेशन का खर्चा कौन करेगा, जो मेंटेनेंस है वो कैसे दी जाएगी, साथ ही जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका और कितना कितना हक होगा, और जो स्त्रीधन होते हैं वो भी हस्बैंड वाइफ को पहले ही दे चुका होता है। और इन सभी का एक एफिडेविट उन्होंने तैयार कर लिया होता है जिसमें दोनों की ही सिग्नेचर होते हैं और वो नोटरी से अटैच्ड होता है। तो साथियों, अपनी इन सारी सेटलमेंट का जब हम लिखित एफिडेविट तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए यानी 13B के तहत
एक पेटिशन फाइल करते हैं, जिसके द्वारा हम कोर्ट से अर्जी करते हैं कि वह हमारे जो रिलेशन है उसको खत्म कर दे और डाइवोर्स की डिग्री हमारे फेवर में पारित कर दे। और जब कोर्ट में आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसमें 2 मोशन यानी 2 पेशियों में ही आपका डाइवोर्स हो जाता है और कोर्ट से आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद आप जहां चाहे वहां शादी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा कि जो आपसी सहमति से तलाक ले जाते हैं, इनके दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जब आप मेंटेनेंस का अमाउंट सेटल कर रहे होते हैं, यानी अगर आप पेमेंट लमसम देना चाहते हैं, बेशक आप किसी भी मोड से उस पेमेंट को दे, हमारी ये राय है कि आप उसे कोर्ट के सामने ही दे, यानी कोर्ट से बाहर आप उस पेमेंट को बिल्कुल भी ना करें और कोर्ट के समक्ष ही उस पेमेंट को करें, चाहे आप कैश दे चाहे चेक के द्वारा दे, ताकि उसका लिखित रिकॉर्ड कोर्ट में रहे और आगे आप भविष्य में किसी प्रकार के डिस्प्यूट या एलिगेशन से बच सके। और दूसरी बात जिसका आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, जो पहला मोशन होता है उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है डाइवोर्स के लिए सोचने के लिए, और उसके बाद सेकंड मोशन के बाद ही आपको डाइवोर्स की डिग्री मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, उस सेकंड मोशन से पहले यानी जब तक आपके हाथ में आपके डाइवोर्स की डिग्री ना आ जाए, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना आईपीसी की धारा 494 के तहत एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जिसका काफी लोगों के बीच में भ्रम होता है और लोग आपको गुमराह भी करते हैं, कि जो डाइवोर्स होता है वो कभी भी कोर्ट से बाहर नहीं होता है। डाइवोर्स देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। कोई भी पंचायत द्वारा दिया गया डाइवोर्स मान्य नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपका एफिडेविट पर डाइवोर्स करवाता है तो वो भी पूरी तरह से अमान्य होगा। और ऐसे में अगर आप इस अमान्य डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से अमान्य होगी और आपके ऊपर क्रिमिनल कार्यवाही हो सकती है। तो साथियों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाइवोर्स केवल कोर्ट में ही होता है। कोर्ट को ही अधिकार है कि वह आपको डाइवोर्स की डिग्री पारित करे। तो चलिए साथियों अब समझते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की प्रोसेस कैसी होती है। हम आपको बता दें कि म्यूचुअल कंसेंट से जब आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल 2 पेशियों में ही आपकी डाइवोर्स की डिग्री पारित हो जाती है। आपको ज्यादा कोर्ट के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। जैसे जब आप कोर्ट में पेटिशन अप्लाई करते हैं 13B के तहत एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट के साथ, उसके बाद कोर्ट में उसी दिन आपकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है दोनों पार्टीज की, यानी हस्बैंड और वाइफ की, फिर आपको काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां आपको समझाया जाता है, डाइवोर्स के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद आपकी जो डाइवोर्स की जो नेक्स्ट डेट होती है, सेकंड डेट, वो डिसाइड की जाती है, वो आपको दे दी जाती है। हम आपको बता दें कि फर्स्ट डेट और सेकंड डेट के बीच में कम से कम कोर्ट के द्वारा 6 महीने का डिफरेंस दिया जाता है। यानी ये जो 6 महीने का टाइम होता है इसे कहा जाता है कूलिंग पीरियड, जिस पीरियड में आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने जो ये डाइवोर्स का फैसला है इस पर दोबारा से विचार करें। इस दौरान आप एक दूसरे से दूर रहकर एक बार फिर से सोचेंगे कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं है। और अगर इस बीच आपकी बात बन जाती है, यानी आप डाइवोर्स के लिए डिसएग्री हो जाते हैं, तो आप अपनी पेटिशन को विड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपका डाइवोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर बात फिर भी वही रहती है, यानी आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो जो सेकंड पेशी होती है उस दिन आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है और कोर्ट के सामने आपकी दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, काउंसलिंग रिपोर्ट जमा होती है, जिसके बाद कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी इंक्वायरियों की रिपोर्ट को देखकर ये डिसाइड करती है कि आपको डाइवोर्स दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। और अगर दिया जाता है तो फिर आपके लिए डाइवोर्स की डिग्री पारित हो जाती है। लेकिन साथियों आपको यहाँ बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B(1) के अनुसार आप इस 6 मंथ के टाइम को 18 महीने तक बढ़वा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बीच अभी भी कोई सेटलमेंट बाकी है या आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए और टाइम चाहिए, तो आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट से नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। लेकिन इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 18 मंथ का होता है। उसके बाद कोर्ट खुद ही आपके फेवर या डिसफेवर में डिग्री पास कर देती है डाइवोर्स की। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि विशेष परिस्थितियों में वो आपके डाइवोर्स ऑर्डर को 6 महीने से पहले भी पारित कर सकती है। अमरदीप वर्सेस हरविंद कौर 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोर्ट 6 मंथ के जो कूलिंग पीरियड होता है उसे भी वेव ऑफ कर सकती है और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर भी डाइवोर्स का फैसला सुना सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पार्टीज इन 3 कंडीशंस को पहले ही पूरा कर ले। पहला कंडीशन, जो बच्चा है, बच्चे की जो कस्टडी है उसको लेके सेटलमेंट कर ले।
जैसे उसकी परवरिश कौन करेगा, उसके एजुकेशन का खर्चा कौन ऑप्ट करेगा, प्रॉपर्टी पर उसका क्या हक होगा, उसकी फिजिकल कस्टडी किसके पास रहेगी, और विजिटिंग एक्सेस राइट होते हैं, यानी हस्बैंड कब मिलेगा उस बच्चे से, वाइफ कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उनके पेरेंट्स कब मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं, इन बातों का सेटलमेंट कर ले। दूसरा, जो मेंटेनेंस है वो लमसम दिया जाएगा या मंथली दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा ये पहले ही डिसाइड कर ले। तीसरा, जो प्रॉपर्टी है चाहे वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो या हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग प्रॉपर्टी हो, उसका बंटवारा कैसे होगा, बच्चे और वाइफ का उस प्रॉपर्टी पर कैसे और कितना राइट होगा, इन सभी बातों का जब सेटलमेंट पहले ही हो जाती है, उसके बाद ही कोर्ट उस 6 मंथ के टाइम को वेव करके 7 से 10 दिन के भीतर आपको डाइवोर्स का डिसीजन सुना सकती है। तो जैसे ही ये कंडीशंस आपकी सेटल हो जाती है, आप इसका एक एफिडेविट तैयार कर लें और इसको कोर्ट में जमा करा दें। और साथ ही जो पहली हियरिंग होती है, जिस दिन आपने पेटिशन फाइल की थी, उस दिन ही कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दें कि आपने हर संभव प्रयास कर लिए हैं, आपके बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, आप डाइवोर्स के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, आपका साथ रहना पॉसिबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो डाइवोर्स के लिए वेट ना किया जाए और आपको ले डाइवोर्स की डिग्री पास कर दी जाए। आप ये रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रख सकते हैं, जिसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी बातें सही है और सारे सर्कमस्टांसेस उसके साथ मैच होते हैं, तो कोर्ट आपके फेवर में जल्दी भी डिग्री पास कर सकता है और आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो साथियों, ये तो थी प्रोसेस म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने की 13B के तहत। तो चलिए अब बात करते हैं इसी से जुड़ी कुछ कंडीशंस के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B(2) के अनुसार पेटिशन फाइल करने की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों पेटिशनर पेटिशन फाइल करने के कम से कम 1 साल पहले से या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हों। सेपरेशन की बात करें तो सुरेश्ता वर्सेस ओम प्रकाश 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया था कि सेपरेशन का यहाँ मतलब किसी अलग अलग जगह रहने से नहीं है, बल्कि हस्बैंड और वाइफ अगर एक ही घर में एक ही छत के नीचे भी रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रहते, उनके बीच मैरिटल रिलेशन उत्पन्न नहीं होते हैं 1 साल के समय के बीच में, तो भी ये एक सेपरेशन ही माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत, जिसके बेस पर वो हस्बैंड और वाइफ अपनी जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स है उसके लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, आपको ये भी यहाँ बता दें कि अगर आपके रिश्ते में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी 1 साल की जो ये कंडीशन है आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में उचित कारण बताकर आप अपने इस 1 साल से पहले भी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पेटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की मर्जी होगी कि वह आपकी इस पेटिशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। यानी अगर कोर्ट को लगता है कि आपके ग्राउंड उचित है, तभी वह आपकी जो पेटिशन है उसे एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर सकती है और आपको टाइम देगी कि आप 1 साल सेपरेट होने के बाद कोर्ट में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके ग्राउंड वैलिड है और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनवाई करके आपको डाइवोर्स दे सकती है। तो चलिए साथियों, इन बातों को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, यानी आप किस कोर्ट में और कहां इस पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप इस पेटिशन को ज्वाइंटली फाइल करते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ अलग जगह पर इस पेटिशन को फाइल नहीं कर सकते हैं। ये ज्वाइंट पेटिशन फाइल होती है जो सिविल कोर्ट में फाइल होती है या फैमिली कोर्ट में। इसके अलावा आप इस पेटिशन को वहां फाइल कर सकते हैं जहां पर आपकी शादी हुई हो, या शादी के बाद जहां आप पहली बार कपल के रूप में रहे हो, या फिर जहां आपने लास्ट रिजाइड किया हो, यानी लास्ट बार जहां कपल के रूप में रहे हो। तो साथियों, इन तीनों जगह में से आप कहीं भी अपनी पेटिशन को ज्वाइंटली फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।